सभी धम्म जिज्ञासुओं को शुभ प्रभात, गुड मॉर्निंग। कल मैं जागर शब्द का तिब्बती भाषा में भारतवर्ष को जागर के नाम से पुकारते हैं। तो जागर शब्द का अर्थ क्या है? क्योंकि जितने भी कंजूर और तेंजूर जो भारतीय आचार्यों ने या भगवान बुद्ध ने जो उपदेश दिया है, उन ग्रंथों के, उन किताबों के, उन पुस्तकों के, उन ग्रंथों के प्रारंभ में शुरू में जो है जागर कद्दू करके सभी ग्रंथों में रहता है। और जब हम पढ़ते हैं तो हमको अनुभव है जागर कद्दू, प्रज्ञा पारमिता, हृदय सूत्र, भ्योकतु करके ये ऐसा आता है। जागर का अनुवाद जो है आर्य आर्य देश करके किया है। हमारे भारतवर्ष का प्राचीन नाम जो है आर्य देश था। यद्यपि आधुनिक इतिहासकार लोग आर्यन आर्यन को बाहर से आया ऐसा मानते हैं, जैसे पारसिया या ईरान आदि से होते हुए जो भारतवर्ष में आए थे, उसको जो है एक प्रकार से आर्यन जाति के नाम से आर्य देश जैसा ऐसा कहते हैं। लेकिन ये बौद्ध परंपरा के अनुसार ये आर्य देश का अर्थ इसलिए नहीं है कि जो भारतवर्ष में जो पारसिया वगैरह से आए थे उनके चलते इस देश का नाम आर्य पड़ा, आर्यन जाति के, आर्यन रेस के चलते आर्य देश पड़ा करके ऐसा नहीं हम लोग मानते हैं। आर्य का अर्थ जैसे कल मैंने कहा, मैत्रेय नाथ ने, जिसने कर्म और क्लेश का पूर्ण रूप से परित्याग किया हो, जिसने लेदंग न्योमोंगपा को त्यागा हो, रिडॉप कर लिया हो, अब उसके लिए जो है ये संसार जो है दुख नहीं होता है। अर्थात जिसने कर्म और क्लेश का परित्याग किया वो आर्यजन कहलाते हैं। वो जो है नोबल बीइंग, फोर नोबल ट्रुथ करके जो होता है ना, नोबल, वही नोबल के अर्थ में है आर्य। तो इसलिए यदि आप इतिहास में देखेंगे, दुनिया के इतिहास में देखेंगे, तो जितना आर्य जन, जितना नोबल बीइंग्स जो है भारतवर्ष में उत्पन्न हुआ है, ऐसा कहीं नहीं। क्योंकि बौद्धों की दृष्टि से आदि में भी, पास्ट में भी बहुत से बुद्ध हुए हैं भारतवर्ष में, और फ्यूचर में भी हजारों बुद्ध आएंगे। ये इसलिए ये देश जो है आर्य से भरा हुआ रहता है हर समय, इसलिए आर्य देश जो है इसके चलते पड़ा ऐसा जो है कल के व्याख्या के अनुसार, कर्म थर्ड कर्म बारंग जी के अनुसार ये जो है युक्ति संगत ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा लगता है आर्य देश जो है। क्योंकि हम सब जानते हैं देव संगे मंगो मंगो फेब्योरवा, तो वो तो भारतवर्ष में आए हैं, तो इसलिए निश्चित रूप से आर्य से भरा हुआ ये देश है, इसलिए आर्य करके माना जाता है एक। फिर दूसरा, तिब्बत के आचार्यों ने आर्य का अर्थ जो है दुलवा मेतोक ठेंगजुत करके है। दुलवा मेतोक ठेंगजुत ये विशाखा देव का है। सागाला ने विशाखा देव कहते हैं, सागाला के द्वारा रचित एक विनय कारिका करके है, दुलवा मेतोक ठेंगजुत करके। हमारे तेंगुर में शू है, शू शाह जपचू शू जो तेंगुर 220-25 वॉल्यूम में ना, उसमें से शू में तो सागाला ने ये कहा है कि न्यु नेचे चंबा का वाराणसी यंगपा जिन गलबु खपते दुपोते देदा डोंगर चेम्बोशे से। बुद्ध के समय में, जब आज से 2500 वर्ष पहले तथागत बुद्ध का भारतवर्ष में आविर्भाव हुआ था, उत्पन्न हुए थे, उस समय जो है 6 जो है मुख्य रूप से मेट्रोपॉलिटन सिटी के तरह, जैसे आज दिल्ली, कलकत्ता, बॉम्बे को हम मेट्रोपॉलिटन सिटी कहते हैं, उसी प्रकार बुद्ध के कंटेम्प्रेरी में, बुद्ध के समय में जो है 6 जो है बहुत बड़े नगर थे। उसमें न्यायत पहला, श्रावस्ती, नेचे, अयोध्या,
चंपा का चंपारण जो भागलपुर के पास है, आज चंपारण, जहाँ गांधी जी ने जो है किसानों के लिए जो है सत्याग्रह शुरू किया, वही चंपारण नेचे चंपा का करके कहते हैं। न्यायो नेचे वाराणसी, जो वाराणसी है, न्यायो नेचे चंपा वाराणसी, यंगपाचन वैशाली और जलपैखप में राजगिरी, ये छह जो है प्रमुख रूप से बुद्ध के समय में ये जो है मेट्रोपॉलिटन सिटी थी। तो इसके चलते उनका कहना है कि ज्ञा का अर्थ है डोंगर चिम्बो, छह महानगरों की भाषा थी। ज्ञा का अर्थ है ज्ञा छिम्बो, महा महा एक प्रकार से मेट्रोपॉलिटन महानगर थे बुद्ध के समय में। महानगरों में बोला जाने वाला भाषा को जागरकत करके कहते हैं। क्योंकि महानगर हैं तो निश्चित रूप से उसमें जो है एजुकेटेड, शिक्षित लोग, सभ्य लोग, सिविलाइज लोग, अच्छे लोग, गुण वाले लोग रहते हैं। तो उनका फिर भाषा जो है निश्चित रूप से बहुत पोलाइट होती है, बहुत अच्छा होता है, सुंदर होता है। तो जैसे हम लोग भी बोलते हैं ना, ये सभ्य भाषा है, ये कैसे गंवार की भाषा है करके हम लोग कहते हैं। तो सागाला के अनुसार ज्ञा का अर्थ जो है उन्होंने महानगर से लिया है। बुद्ध के समय के छह महानगरों में बोले जाने वाली भाषा को जो है ज्ञा करके इस अर्थ में लिया है, ज्ञा करके। तो ये ऐसा जो है प्राय तिब्बत के आचार्यों ने, जहाँ भी आप देखेंगे जागर का एक्सप्लेनेशन यही नेचे चंबा का वाराणसी या डोंगर डुग की भाषा करके ऐसा आता है। लेकिन मेरे दृष्टि में लगता है ठीक है, वो भी हो, सभ्य लोगों की, कुलीन लोगों की भाषा में बुद्ध ने उपदेश दिया हो, ऐसा कहने से भी बहुत गलत नहीं होगा। लेकिन जब हम देखते हैं जागर को अनुवाद करके आर्य आर्य करके अनुवाद किया है, तो अब फकपयुल करके, फकपयुल करके कहते हैं जागर को। तो फकपयुल का तो नोबल बीइंग ही होता है, नोबल जन तो होती है। तो मेरे ख्याल से ये देश जो नोबल बीइंग लोगों का, आर्य लोगों का है, ऐसा अगर माना जाए तो भी अच्छा है। जो भी हो, इस पर बहुत ये कोई दर्शन की बातें नहीं है, मात्र सूचना या एक प्रकार से निश्चित रूप से हमारे ग्रंथों का प्रारंभ जो है जागरकद्दू से होता है, तो इसको भी जानना ज़रूरी है, इसलिए मैंने ये कहा था। तो अब कहा जाता है कि तथागत बुद्ध जब भारतवर्ष में आए थे तो उस समय प्रमुख रूप से तो 16 जनपद थे, जैसे आज कई स्टेट्स हैं, है ना। तो उसी प्रकार उस समय जो है बुद्ध जब भारतवर्ष में जन्म हुआ था तो कई राज्य थे, जैसे कंबोज है, गंधार है, कुरु है, अवंती है, शूरसेन, मत्स्य, वत्स, पंचाल, कौशल, ब्रजी, मल, काशी, अंग, मगध, आसका आदि जो है 16 वो जनपद थे। उनमें से जो है ये आपका, जैसे मैंने कहा, श्रावस्ती को तिब्बती भाषा में न्यायोत कहते हैं, अयोध्या को नेचे कहते हैं, चंपा को चंपाराना ही कहते हैं, वाराणसी तो खुरमोजिक भी कहते हैं, वाराणसी भी कहते हैं, काशी भी वो वैशाली जो है यंगपाचन होता है। और फिर राजगिरी जो है जलपैखप जो है कहलाता है। जलपैखप जो अंग की राजधानी थी। हाँ, इसमें मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा, क्योंकि हम लोग ज़त्पचुनी पढ़ते हैं बुद्ध के 12 लीलाओं, उसमें अंगा मंगा दारू गिचुल्डन करके कहा है ना, अंगा मंगा दारू। अंग की राजधानी जो है उस समय चंपाराना था। अंग अंग जो है अभी वो चंपाराना के इर्द गिर्द है, मुंगेर बिहार का एरिया जो है ना, अंग कहलाता है। अंग की राजधानी चंपाराना थी, मगध की राजधानी जलपैखप था। तो अंगा मंगा दारू गिचुल्डन का मतलब जब तथा सिद्धार्थ का शादी हो रहा है तो उस समय अंग के राजा, तो मगध के राजा, और फिर
कंबोज के राजा, तो भिन्न भिन्न राजाओं के साथ जो है प्रतिस्पर्धा करते हैं ना, चिल्ड्रन में आर्ट्स कला का जो है प्रदर्शन करके, कला का जो है प्रतियोगिता करते हुए वो जो है ये प्रतियोगिता में जीतते हैं, तो फिर उनका विवाह जो है यशोधरा केसरा ढकजिन्मा केसरा होता है। यहाँ शब्द के आने के चलते मैंने कहा था, हम लोग जब पढ़ते हैं तो अंगा मंगा दारू के चिल्ड्रन का अर्थ जो है, या अंग की राजधानी चंपारण न थी, मगध की राजधानी जो है जलप्रकार राजगिरी था, अर्थात भिन्न भिन्न राजाओं के साथ जो है उन्होंने अपना कौशल का, अपने कला का जो है प्रतियोगिता किया था, कंपटीशन किया था, उसमें उनको जो है श्रेष्ठता सफलता हासिल की थी। इसके चलते उनका विवाह स्वयंवर जो है यशोधरा के साथ होता है। तो कुल मिला के यहाँ ज्ञा का अर्थ जो है ये विशाखा देव सागाला के अनुसार, दुल्वा में तो ठेंगजुत के अनुसार ज्ञा का अर्थ हुआ है विशाल, महान, महा ये नगर की भाषा में। अब फिर आता है घर। घर का अर्थ है नृत्य के रूप में आता है, घर का अर्थ होता है नृत्य। भारतवर्ष में अनेक प्रकार की नृत्य है ना, जैसे भारत नाट्यम करके होता है, और फिर दक्षिण भारत का अनेक प्रकार के नाम हैं। अब मेरे को बहुत ज़्यादा नृत्यों का नाम नाम बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। जो भी हो, भारत में जो है प्राचीन काल में जो है नृत्य जो है, डांस जो है ना, बहुत परंपरागत जो है भिन्न भिन्न प्रकार के नृत्य, उड़िया डांस, बंगाली जैसा, कथक डांस जैसा, और फिर भरतनाट्यम जैसा अनेक प्रकार के नृत्य हुआ करते थे। तो नृत्य को पसंद करने वाला देश है ये। घर का अर्थ है, घर माने नृत्य के अर्थ में, डांस के अर्थ में है जागर। वो देश, वो नोबल देश जहाँ के लोग जो है नृत्य और गीत के शौकीन हैं, ऐसा देश को हम जागर करके लिखा है। यद्यपि जैसे मैंने कहा जागर नहीं था, वैसे कर करके है, कर के अर्थ में भी लेते हैं। कर माने धावकारक, कर का मतलब सफेद, सफेद होता है कर का अर्थ। सफेद का अर्थ है भारत के लोग, क्योंकि आर्यजनों का देश है, नोबल बींग्स का देश है। यहाँ के लोग आध्यात्म के प्रति उनका झुकाव होता है, आध्यात्म के प्रति उनका जो है शौक बना रहता है। आद्यम श्वेत कार्य, कुशल कार्य के प्रति ये लोग जो है प्रवृत्त रहते हैं, इसलिए जाकर कहा गया है। तो ये तो निश्चित रूप से है ना, जितने भी बुद्ध जन्म हुए वो भारतवर्ष में ही जन्म हुए, किसी अन्य 6 कॉन्टिनेंट में बुद्ध का जन्म जो है, प्रादुर्भाव जो है प्राय नहीं होता है। तो भारतवर्ष में है तो ये निश्चित नोबल बीइंग्स का देश है, आर्यजनों का देश है, और यहाँ के लोग कुशल कर्मों के प्रति प्रवृत्त होते हैं, आकर्षित होते हैं, कुशल धर्म के प्रति उनका जिज्ञासा जो है, चाह जो है रहती है। ऐसा देश कर करके करपोला गावा, कुशल पक्ष को चाहने वाले। और उसी के साथ साथ ये लोग जो है चावल खाते हैं, सफ़ेद चावल खाते हैं, और कपास का कुर्ता पैजामा, धोती, और ये सब जो है करपो, सफ़ेद वस्त्र का जो है प्रयोग ज़्यादा करते हैं, इसलिए क्या कर करके कर का दाहक कर करते समय वो कर। लेकिन जैसे कल मैं कहा कि ये शब्दों में भी पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और अति स्त्रीलिंग आदि के भेद से जो है, फिर जब उसका कंस्ट्रक्शन होती है, जब उसका शब्द बनता है, तो फोई फोई मिंथा डनबा जैसा मोइक मोइक मिंथा डनबा के रूप में करके कहते हैं। जो भी हो व्याख्या, अगर उसे समझे भी ठीक है, नहीं भी तो जाकर के अर्थ में ताहोकारा कर जो है श्वेत के रूप में, कुशल को चाहने वाले के रूप में लेना चाहिए, ताकर करके। और फिर वहीं कर्मापाजी रंगजुंदुर जी ने बहुत कर कहा, कर्म ने सिलेक्ट करना, तो निकालना, छांटना। छांटने का अर्थ है राग द्वेष मोह को अलग कर देना। ज्ञा तो वो है ना नी हो गया ना नेट, जाल से अलग करना अपने को, राग द्वेष मोह से जो अपने को अलग करता है, ऐसा जाकर
करके जो है फिर वो आर्य देश के अर्थ में एक हुआ। दूसरा जो है 6 महानगरों में बोले जाने वाली भाषा तथा वहाँ के लोग कुशल को पुण्य पुण्य के कार्यों में उनका लगाव रहती है, और खान पान वो जो है एक प्रकार से श्वेत खान पान पर निर्भर होते हैं, चावल खाते हैं, सफ़ेद धोती पहनते हैं, कुशल पर जो है एम्फसिस करते हैं, ऐसा क्या कर, फिर बहुत कर करेगा तो राग द्वेष से बाहर निकले, ऐसा क्या कर करके क्या कर से निलंबना होती रही, क्या कर के दूसरे वही आर्य भाषा में। तो यद्यपि भारतवर्ष में अनेक भाषाएं थी, भारतवर्ष में भी जो है अनेक भाषाएं थी, उसमें से मुख्य रूप से लेक्चर लाई के अब्रांश सुरछाप के पेशाचा शाचा ड्रेई के प्रकृत युर्मो रंगजिंगी के करके प्रमुख रूप से जैसे कि भारतवर्ष में भी वर्तमान में हजारों भाषा है, लेकिन उसमें संविधान के द्वारा जो मान्यता प्राप्त है उसमें जो 24-25 भाषा कुल है। वैसा ही प्रमुख रूप से बुद्ध के समय में भी अनेक भाषाएं थी। एक बार मारपा जब भारत में आए थे, उन्होंने उनके नमथर में भी कहीं लिखा है भारतवर्ष में मिर्ग मिर्जा सुमग्या लगभग 350 से भी ज़्यादा जो जातियां है करके लिखा है, और 750 से भी ऊपर भाषाएं बोली जाती है करके ऐसा लिखा है। तो आज तो जातियों की संख्या हजारों में है, उस समय थोड़ा कम रहा होगा, जो भी हो। तो ये अनेक भाषाएं थी, जो भी हो। उन अनेक भाषाओं में प्रमुख रूप से 4 भाषा लाई के देव भाषा के रूप में एक लेक्चर लाई के, संस्कृत जो है देव भाषा करके, अब्रांश जुर्शक अब्रांश की भाषा, जुर्शक जो सिद्धियों के द्वारा, सिद्ध लोगों के द्वारा, सिद्धाचार्यों के द्वारा जो भाषा किया, अब्रांश में हाइब्रिड संस्कृत जो ब्रोकन संस्कृत है वो उसको बोलते हैं अब्रांश भाषा। जुर्शक संस्कृत का जुर्शक टूटा फूटा, कोना टूटा हो फूटा हो, वो अर्थात व्याकरण के अनुरूप ना हो, उसको बोलते हैं अब्रांश भाषा जुर्शक। पेशाचा शाजा डे के पेशाची के ये जो है आजकल बताते हैं कि ये जो आपका बनारस से आगे विंध्याचल एरिया वेरे में, मध्य प्रदेश के कुछ एरिया में पेशाची भाषा बोली जाती है। पेशाची भाषा में साहित्य भी आज मिलता है, ऐसा कहा जाता है। जो है पेशाची भाषा भी एक भाषा थी, उसका लिटरेचर आज भी उपलब्ध होती है। आजकल एक बार संस्कृत यूनिवर्सिटी में भाषाओं पर एक विद्वान बोल रहे थे, तो उसमें उनका कहना था कि पेशाची भाषा जो है विंध्याचल के आसपास और मध्य प्रदेश के आसपास आज भी बोली जाती है, उसमें लिखा गया लिटरेचर आज भी साहित्य उपलब्ध हुए, वो पेशाची। प्रकृति ने रंगजिंगी पाली भाषा के रूप, वैसे पाली भाषा तो बाद में दिया गया है, पाली का अर्थ मगध भाषा, जो नेचुरल से ये आती है ना, जो एक भाषा स्वभाव से आती है, उसको जो प्रकृति भाषा करके, वो मगध की भाषा, मगध के एरिया का जो भाषा रहा होगा उसको जो है मागधी भाषा को जो है आज के समय में उसको पाली भाषा के रूप में जानते। इस प्रकार अनेक भाषाएं थी, उनमें से जो है प्रमुख भाषा जो है ये 4 भाषा, देव भाषा, अब्रांश भाषा, पेशाच भाषा और फिर प्रकृति अर्थात पाली भाषा। 4 भाषाओं में से प्रमुख रूप से जो है महायान के अनुसार जोर देकर कहते हैं संस्कृत में उन्होंने उपदेश दिया था। थेरवाद वाले कहते हैं कि उन्होंने पाली भाषा में दिया था। तो इस पर मैं यही कहने चाहूँगा, तो अगर आप भाषा पर इतना कठोर होते हैं कि बुद्ध ने नहीं संस्कृत में ही भाषा में ही दिया था, और पाली वाले ये कहें कि बुद्ध ने सिर्फ पाली में ही दिया था, वो एक प्रकार से बुद्ध को जो छोटा बनाना जैसा ऐसा लगता है मेरे दृष्टि में।
क्योंकि आप जंगपो चोपा को पढ़ते हैं, ये प्रणिधान राज है, उसमें नमो लाई कदम लुदंग नोजिंग डुलबुम दग मी कन्नम दन डोवा कुनी ढानम दिसंबर थमच कदू दगे छेदन दो करके, देव भाषा में, नाग भाषा में, तिरक भाषा में, कुंभ भाषा में, कुबंड भाषा में, या अनेक यानी कि विभिन्न विभिन्न योनियों की, विभिन्न विभिन्न जातियों की भाषा में बुद्ध उपदेश करते थे करके लिखा है। यदि आप सिर्फ ये कहें कि बुद्ध ने संस्कृत भाषा में ही उपदेश किया था, वो मेरे ख्याल से बुद्ध के साथ जस्टिस नहीं है। यदि आप कहें कि बुद्ध ने सिर्फ पाली भाषा में उपदेश दिया था, तो भी बुद्ध के साथ आप न्याय नहीं करते हैं, क्योंकि कैसे होंगे बुद्ध, यदि क्योंकि बुद्ध जब उपदेश दे रहे होंगे, बहुत विद्वान स्कॉलर आचार्य पंडितों को भी उन्होंने उपदेश दिया होगा, गाँव में जाकर के गांव वालों को भी उपदेश दिया होगा, भिन्न भिन्न गांव में गए होंगे तो गांव की भाषाएं भिन्न भिन्न हैं, तो भिन्न भिन्न भाषाओं में तो वो दिए होंगे ना उपदेश। आज के संदर्भ में अगर हम देखें, एक हम लोग सामान्य जन होने के नाते भी हम तिब्बतियों के बीच में बोटी भाषा तिब्बती भाषा में बोलते हैं, और फिर अगर कोई नॉर्दर्न इंडियन हो तो उसको हम हिंदी में बात करते हैं, और फिर नेपाली वेरे हो तो थोड़ा बहुत नेपाली बोल देते हैं, थोड़ा बहुत इंग्लिश बोल देते हैं। एक हम सामान्य व्यक्ति भी थोड़ा भिन्न भिन्न भाषाओं में अगर बोल सकता है, तो फिर बुद्ध तो सर्वज्ञ थे, हम लोग ऐसा मानते हैं। बुद्ध के विस्डम के सामने हमारा विस्डम तो क्या है। तो क्या उन्होंने गंवार आदमी आया हो भी फिर संस्कृति बोले होंगे, तो वो तो फिर जैसे नहीं, वो तो ऐसा ही होगा जैसे श्रोता जो है भारतीय हैं वहाँ इंग्लिश बोल दे रहा है, या श्रोता सुनने वाले विदेशी हैं हम वहाँ हिंदी बोलें, तो ये तो कैसे होगा। तो इसलिए बुद्ध जहाँ जहाँ गए होंगे, जैसे जैसे ऑडियंस होगा, उन उनकी भाषा में तथागत बुद्ध ने उपदेश जरूर दिया होगा। इसलिए हमको जो है भाषा को लेकर के कि नहीं पाली में दिया, वो अनावश्यक मेरे ख्याल अटैचमेंट है, अनावश्यक जो है वो मेरे ख्याल से आग्रह है भाषा के प्रति। तो मैं समझता हूँ बुद्ध को जो है किसी एक भाषा के सांचे में डालना जो है बुद्ध के साथ न्याय नहीं है, उनके ज्ञान के विस्डम के साथ न्याय नहीं है। अर्थात हमको ये मानना चाहिए जैसे जैसे ऑडियंस आए होंगे रहे होंगे उनके अनुसार उन्होंने पाली में भी बोला होगा, अब्रांश में भी बोला होगा, मैथिली में भी बोला होगा, मगध में भी बोला होगा, ब्रज भाषा में भी बोला होगा, भोजपुरी में भी बोला होगा, आदि आदि जो जो भाषाएं थी उन उन भाषाओं में उन उन लोगों को कम्युनिकेट ज़रूर किया होगा, ऐसा मेरा मानना है। उसी प्रकार वो था, अब लंबा हो गया, ओके ओके यहीं पर रखता हूँ।